नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं हेलो इंडिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा हो चुका है और आज स्वदेश लौट आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय कुवैत के दौरे पर थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री स्वदेश लौट आए हैं, यानी भारत वापस आ गए हैं। सुरक्षा, आईटी समेत 4 अहम समझौतों पर इस दौरान करार हुआ है। 43 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा, किसी खाड़ी देश ने इस दौरान उन्हें सर्वोच्च सम्मान भी दिया है। कुवैत में 43 साल बाद यह दौरा देखने को मिला, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद देर रात दिल्ली पहुंच गए। यहां 43 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा थी। पीएम मोदी ने कुवैत में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भारत कुवैत संबंधों को और गहरा करने के लिए वहां के राष्ट्राध्यक्ष संग बैठक भी की। सुरक्षा, आईटी समेत 4 अहम समझौतों पर करार भी हुआ, हस्ताक्षर भी हुए। साफ तौर पर लगातार जो व्यापारिक संबंध है उसको कैसे बढ़ाया जाए आईटी सेक्टर में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस समय मजबूत सेक्टर नजर आता है वो आईटी सेक्टर है। उसमें भी लगातार भारत और कुवैत की साझेदारी को लेकर के समझौता और इन समझौतों पर हस्ताक्षर कहीं ना कहीं इस बात की गवाही है कि भारत और कुवैत के जो संबंध हैं वो और भी ज्यादा प्रगाढ़ करने की तरफ भारतीय सरकार, या यूं कह लें भारत सरकार, बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी के लिए कई अहम समझौते और इन सब समझौतों के बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सफल यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं और इस दौरान वहां के राष्ट्राध्यक्षों, तमाम डिग्नेटरीज से भी उनकी मुलाकात हुई। श्रमिकों के साथ भी, भारतीय श्रमिक जो वहां पर बसे हुए हैं उनसे भी संवाद स्थापित किया। भारतीय मूल के लोगों से भी इस दौरान मिले और अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत किया। इस दौरे के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रधानमंत्री को मिला और साथ ही सर्वोच्च सम्मान से कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुशोभित कर दिया, या यूं कहें भारत को सुशोभित कर दिया। इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी, सुरक्षा, आईटी समेत 4 अहम समझौतों पर करार हो गया है, यानी इन पर हस्ताक्षर हो गए हैं, जिस पर आगे स्थिति बढ़ती हुई नजर आएगी। तकरीबन 19 से 20 ऐसे सर्वोच्च सम्मान हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक अन्य देशों ने दिए हैं, यानी अपने देशों के सर्वोच्च सम्मान देने के मामले में तकरीबन 18 से 19, जहां तक मुझे याद आता है, ऐसे देश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा होने जा रहा है। महाकुंभ के कार्यों को इस दौरान निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। करीब 3 घंटे तक प्रयागराज में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। तमाम जो व्यवस्था है उसका निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी महाकुंभ के चल रहे कार्यों का इस दौरान बारीकी से निरीक्षण करेंगे। करीब 3 घंटे तक सीएम योगी प्रयागराज में ही रहेंगे। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और उससे पहले लगातार कोशिश ये है कि हर व्यवस्था को देखा जाए, समझा जाए, और इसीलिए जब प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे उससे पहले भी मुख्यमंत्री की यात्रा हुई थी और तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर में, या यूं कह लें कि इस महीने के भीतर में ही 3 से 4था ये दौरा मुख्यमंत्री का होने जा रहा है प्रयागराज का। तो साफ तौर पर प्रयागराज में आज सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। 3 घंटे तक वो यहां पर तमाम जो अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं, महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, उन जगहों पर पहुंचेंगे। पूरा जो घाट बनाया गया है या डॉम सिटी बनाई गई है, या जो सुरक्षा के लिए अलग से एक सेंटर्स खोले गए हैं, वो सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से जांचते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। दरअसल साफ तौर पर महाकुंभ को लेकर के तैयारी भी जो है वो यूपी सरकार पूरी मजबूती और यूं कह लें कि व्यापक रूप पर कर रही है। हर क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है।
सुरक्षा के लिहाज से भी इसको बेहतर बनाया जा रहा है। तो वहीं सुरक्षा के साथ साथ ऐप्स भी कई लॉन्च किए गए हैं जिसके जरिए पुलिस को भी सहायता मिलेगी। अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो सीधे संपर्क करने में, या यूं कह लें उस कुंभ नगरी में सीधे पहुंच बनाने में। कई थाने, छोटे छोटे चौकियां भी बनाई गई हैं। अलग से एम्बुलेंस भी वहां तैनात की गई है। सुरक्षा और सद्भावना का जो ये दृश्य होगा 13 जनवरी के बाद, वो बड़ा अद्भुत होगा। दुनिया का सबसे बड़ा समागम आप देखेंगे, सुरक्षा के बीच वो चलता नजर आएगा। उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है और इस बदलते हुए मौसम के मिजाज के साथ लोगों पर ठंड, बारिश और प्रदूषण की मार भी देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आया है और साथ ही 400 के पार जा पहुंचा है AQI स्तर। स्कूलों में इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। दिल्ली में सुबह सवेरे हल्की बारिश भी देखने को मिली। बारिश से दिल्ली में तापमान और गिर रहा है। जम्मू में भी ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है। 130 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो शिमला में ठंड ने इस बार तोड़ दिया है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लगातार लुढ़कता हुआ पारा राजधानी और मैदानी इलाकों को ठिठुरने पर मजबूर कर रहा है। कई हिस्सों में बारिश ने और भी ज्यादा ठंड को बढ़ाया है और हड्डी गला देने वाली ठंड का जो इंतजार राजधानी के बाशिंदे कर रहे थे, अब उसी की तरफ बढ़ता हुआ ये पारा नजर आ रहा है। तो जैसा कि कहा भी जाता है कि न्यू ईयर से पहले तमाम जो इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के या उत्तर भारत के, उन सभी में ठंड का एक अच्छा खासा सितम देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है और लड़कते हुए पारे के साथ साथ दिक्कत इस बात पर भी है कि पोल्यूशन का स्तर भी जो है वो भी बढ़ा है। फिर से दिल्ली का AQI 400 के पार जा पहुंचा है। गिरता हुआ जो पारा है और बढ़ता प्रदूषण, इस दोनों से ही आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। तो वहीं पहाड़ों पर शिमला में तकरीबन 130 साल पुराना उसने रिकॉर्ड ठंड के मामले में तोड़ दिया। जम्मू में भी ठंड बढ़ती चली जा रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में सितम जारी। इन सब के बीच लगातार बढ़ता पोल्यूशन कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ा रहा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ भावना जुड़ रहे हैं। भावना, एक तरफ तो पोल्यूशन की मार है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ पारा लुढ़क रहा है। दिल्ली वालों को डबल मार का सहारा, यूं कह लें कहर का सामना करना पड़ रहा है। जी अंकित, ये बात बिल्कुल सही है। जहां एक तरफ AQI लेवल में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ठंड पूरी तरीके से दस्तक देने को तैयार है। उत्तरी भारत इलाके की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उत्तरी भारत में जो है ठंड का प्रकोप जारी है। शीतलहर की जो है 3 दिन तक आगे जो दिल्ली वाले हैं, उत्तर भारत है, उसको पूरा शीतलहर का प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। वहीं आज सुबह की दिल्ली की बात की जाए तो आज सुबह से ही दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो है IIMD का साफ तौर पे ये कहना है कि दक्षिणी भारत क्षेत्र में हुई बर्फबारी और बारिश के कारण जो है उत्तरी भारत में इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, जहाँ शीतलहर का प्रकोप तो लोगों को झेलना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली में 25 दिसंबर के बाद बारिश के भी आसार है, जिसके कारण दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं, IIMD का साफ तौर पे ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं अब दिल्ली में सुबह और शाम को एक फॉग की चादर जो है वो दिल्ली में देखने को मिल सकती है, यानी कि ठंड के कारण दिल्ली वालों को धुंध का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके कारण विजिबिलिटी कम हो सकती है। लेकिन अगर AQI लेवल की बात की जाए, जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी और तेज शीतलहर का प्रकोप जो है दिल्ली में देखने को मिलेगा, तो उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद दिल्ली के AQI लेवल में अब और गिरावट दर्ज की जाए और दिल्ली का AQI लेवल सामान्य हो जाए। भावना, कई मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि क्रिसमस ईव से लेकर क्रिसमस के बाद तक लगातार हो सकता है कि बारिश भी बीच बीच में छिटपुट देखने को मिले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, दिल्ली NCR के इलाकों में। तो उससे पोल्यूशन का स्तर तो कम हो ही जाएगा, मान कर ये चलें, लेकिन ठंड जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी अंकित, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आज से ही बात की जाए तो कहीं ना कहीं आज की सुबह ही दिल्ली में हल्की बहुत बूंदाबांदी देखने को मिली है और IIMD का साफ तौर पे कहना है कि क्रिसमस के बाद से दिल्ली में
तेज बारिश देखने को मिल सकती है, यानी कि ठंड का प्रकोप और ज़्यादा देखने को मिलेगा ही। अगर दिल्ली में सर्दियों की दस्तक देने की बात की जाए, तो देखा गया है कि इस बार जो है दिल्ली में सर्दियों ने थोड़ा लेट दस्तक दिया है। पर दिसंबर के आधे गुज़र जाने के बाद ही जो है सर्दी का प्रकोप थोड़ा बहुत दिल्ली में देखने को मिलेगा। लेकिन अब आईएमडी का साफ तौर पे कहना है कि 25 दिसंबर के बाद होने वाली बारिश के कारण लोगों को शीतलहर के साथ-साथ कड़ाके की सर्दी का सामना भी करना पड़ेगा। भावना, इसमें साफ तौर पर स्कूल कॉलेजेस जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए साफ दिक्कत देखने को मिलती है, और वो भी 7वीं कक्षा 5वीं कक्षा के जो नीचे के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? जी देखिए, अभी तक कोई ऐसी खास एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। एक्यूआई लेवल को ध्यान में रखते हुए जो है हाइब्रिड क्लासेस का सिस्टम जो है ग्राफ 4 के चलते उसमें थोड़े बदलाव किए गए थे कि बच्चे चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। फिलहाल सर्दियों के दस्तक देते ही अमूमन दिल्ली में ये देखा जाता है कि तमाम स्कूलों को बंद कर दिया जाता है जब कड़ाके की सर्दियां आती हैं। तो देखना यही होगा कि जब दिल्ली में बारिश के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ती है, एक धुंध की चादर दिल्ली के आसमानों में देखने को मिलती है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में भी परेशानी होती है। उसके बाद दिल्ली सरकार द्वारा क्या एहतियाती कदम उठाए जाते हैं और साथ ही इसका स्कूल प्रशासन किस तरीके के कदम उठाता है। अभी तक ये देखा गया है कि जैसे-जैसे सर्दियाँ नजदीक आती है, कहीं न कहीं दिल्ली सरकार द्वारा अलर्ट जारी किए जाते हैं। खास तौर से प्रदूषण ना बढ़े, इसको लेकर ध्यान दिया जाता है कि जो लोग अलाव वगैरह का सहारा लेते हैं, उनको हीटर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं रैन बसेरों को, क्योंकि अगर देखा जाए दिल्ली में देखा जा रहा है, कहीं न कहीं जैसे ही सर्दियाँ दस्तक देती है, तो जो लोग हैं वो भी रैन बसेरे की तरफ जो है जाना शुरू कर देते हैं। तो रैन बसेरों में भी हर तरीके की सुविधा अब दिल्ली सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन फिलहाल किस तरीके की सर्दी दिल्ली में होती है, दिल्ली वालों को कितनी कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ता है, ये 25 दिसंबर के बाद देखने वाली बात होगी, जब दिल्ली में बारिश होगी और शीतलहर का प्रकोप। पोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, प्रदूषण की, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अब सिर्फ दीपावली तक ही सीमित नहीं रखेंगे पटाखों पर प्रतिबंध, ये निषेध पूरे साल ऐसे ही रहेगा। और ये भी कहा है कि आसपास के जो दिल्ली के इलाके हैं, एनसीआर के इलाके हैं या जो लगते हुए राज्य हैं, दिल्ली से सटे हुए जो शहर हैं, वहां पर वो भी पटाखों को बेचने पर या बनाने पर अपने तरफ से कोशिश करें कि वो दिल्ली तक सप्लाई ना हो पाए। दिल्ली सरकार द्वारा लगातार अगर पटाखों के प्रतिबंध की बात की जाए, तो तब तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाता था जब दिवाली नजदीक होती थी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में एक्यूआई लेवल की स्थिति गंभीर बन गई है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में साल भर के लिए, यानी कि पूर्ण रूप से जो है पटाखे प्रतिबंध कर दिए हैं। किसी भी तरीके से पटाखे नहीं फेंके जाएंगे, और कहीं न कहीं जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, ये पड़ोसी राज्यों पर भी लागू किया जाएगा। क्योंकि अमूमन देखा जाता है दिल्ली में जब एक्यूआई लेवल बढ़ता है, तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार जो है सारा ठीकरा पड़ोसी राज्यों के ऊपर फोड़ती हुई नजर आती है। साफ तौर पे केंद्र सरकार के लिए कहती हुई नजर आती है। केंद्र सरकार ने पड़ोसी राज्यों से अगर सहयोग मिल जाता, तो कहीं न कहीं इस तरीके की स्थिति दिल्ली में नहीं बनती। तो उसी स्थिति को देखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण तरीके से पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब देखना यही होगा कि आगे आने वाले समय में दिल्ली में जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया तो गया है, पड़ोसी राज्यों में प्रतिबंध लगाया तो गया है, जब एक्यूआई लेवल की स्थिति गंभीर बनती है, तो क्या अब इस वर्ष भी इस तरीके की स्थिति बनती है और दिल्ली सरकार को कोई ना कोई और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपना स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, या फिर जो एक्यूआई लेवल है वो अब सामान्य हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार शुरू करने जा रहे हैं प्रगति यात्रा। बेतिया के शिकारपुर से यात्रा शुरू होगी और कई जिलों में योजनाओं का शिलान्यास इस दौरान किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार को लेकर यह बड़ी जानकारी। संभल के बनिया मोहल्ले से शुरू हुआ ऐतिहासिक धरोहरों को खोजने का सिलसिला अब चंदौसी तक जा पहुंचा है। संभल में कुओं की खुदाई के बाद रानी की बावड़ी को जमीन से खोदकर निकाला गया। संभल प्रशासन के नजरिए इसे अब तक की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है, क्योंकि मंदिर और कुओं के बाद पहली बार संभल में जमीन से बावड़ी ढूंढ निकाली है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर क्या कुछ स्थिति सामने आ रही है। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। पापा ने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले की धरती इन दिनों हिंदुओं के राज उगल रही है। ये सभी खुलासे मुस्लिम बस्तियों में हो रहे हैं। हर रोज धरती के नीचे से सालों पुरानी हिंदुओं की ऐतिहासिक धरोहरें मिल रही हैं। इसकी शुरुआत संभल में हिंसा के बाद सामने आए प्राचीन मंदिर के बाद हो रही है। संभल में मंदिर के बाद कुएं और अब चंदौसी में जमीन के नीचे दबी रानी की बावड़ी मिली है। ये बावड़ी रानी सुरेंद्र बाला देवी की बताई जा रही है। इस बावड़ी के बाद खंडहर हालात में एक मंदिर भी मिली है, जिसे लोग कृष्ण मंदिर बता रहे हैं। डीएम राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने बताया कि अभिलेखों में 400 वर्ग मीटर एरिया में बावड़ी तालाब के रूप में दर्ज है। डीएम का कहना है कि जरूरत पड़ी तो स्टेट आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम को पत्र भेजा जाएगा। 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है। और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि जमीन के नीचे मिली बावड़ी बिलारी की रानी की है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये बावड़ी सहसपुर के राजा की महारानी सुरेंद्र बाला देवी की है। हालांकि ये ऐतिहासिक जांच का विषय है कि बावड़ी किसकी है। फिलहाल चर्चा का विषय ये है कि जमीन के नीचे हिंदुओं का एक और सबूत मिला है। चंदौसी में जो बावड़ी मिली है वो 250 फीट गहरी करीब 3 मंजिला विशालकाय है, जिसमें एक सुरंग, 8 कमरे, 2 कुएं और 2 सीढ़ियां अभी तक मिल चुकी हैं। बता दें कि संभल में पहली बार एक बावड़ी मिट्टी में दबी हुई मिली है। ये बावड़ी 150 साल पुरानी बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बावड़ी में सुरंग भी है जो बांके बिहारी मंदिर तक जाती है। मिट्टी के नीचे यहाँ पर एक बावड़ी का रूप है, ऐसे वर्तमान में परिवर्तित कर दिया गया है। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि ये संभवतः लगभग 28 बीघे का ये जो है बावड़ी का क्षेत्र रहा है और वर्तमान में तो उसके रूप को बिल्कुल परिवर्तित करके और प्लाटिंग करके अगल बगल जो है भवन बनाए गए हैं। मात्र यही ऐसा प्लाट के रूप में दिख रहा है जो कि खुदाई करने से पता चल रहा है। और जैसे जैसे खुदाई होता जाएगा पता चलता जाएगा कि कहाँ तक इसका क्षेत्र रहा है और उसको हम लोग जो है जिला प्रशासन के सहयोग से उसको परिवर्तित रूप को पुनः उस रूप में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये खोज उत्तर प्रदेश के इतिहास और संस्कृति के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। जेसीबी से खुदाई चंदौसी इलाके के लक्ष्मणगंज क्षेत्र में चल रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1857 से पहले ये हिंदू इलाका था। इस इलाके में सैनी समाज के लोग रहते थे, लेकिन आजकल ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। इसलिए माना जा रहा है कि संभल में हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल, महल, घर और बावड़ियां जो थी उन्हें मिट्टी भरकर बंद कर दिया गया और मुस्लिमों ने अपनी बस्ती बसा ली। संभल में तो हम जानते हैं कि वहाँ 19-20 कुएं थे, वहाँ बावड़ियां थी। संभलेश्वर महादेव का वो स्थान माना जाता था, इसलिए वहाँ तो पग पग के ऊपर हिंदू समाज के पूज्य स्थान है, जैसे हरिगढ़ में है। तो इसलिए वो चीजें तो सामने आई। संभल के चंदौसी में बावड़ी सामने आने के बाद स्थानीय मुसलमानों का कहना है कि मकानों के नीचे बावड़ी का कोई हिस्सा नहीं है।
इसके साथ ही इलाके में रहने वाले मुसलमानों ने प्रशासन के इस कदम पर ऐतराज भी जताया है। उनका कहना है कि जब ये कॉलोनी बनी थी तभी प्रशासन को ये देखना चाहिए था। ऐसे में सवाल उठता है कि जब संभल प्रशासन हिंदुओं के ऐतिहासिक स्थलों को ढूंढ रहा है तो फिर उन्होंने इस बावड़ी की जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं दी। उल्टा बावड़ी को छिपाने की पूरी कोशिश की गई। बावड़ी को जमीन में दफन करने के सवाल पर इलाके के मुसलमानों का कहना है कि इस बावड़ी को मिट्टी डालकर इसलिए भर दिया गया क्योंकि इसमें बच्चे गिर जाते थे। ये बावड़ी कुआं है और जैसा कि पूर्वज हमारे और पुराने लोग बताते हैं कि 1857 से पूर्व ये रानी सुरेंद्रबाला जो बिलारी थी उनकी ये रियासत थी और ये बावड़ी बनी हुई है और अपने ऐतिहासिक ये चंदोसी की धरोहर है। इसमें कमरे निकलेंगे और सीढ़ियां निकलेंगी और ये भी बताते थे पुराने लोग कि जो रानी सुरेंद्रबाला की जो फौजें आती थी वो यहाँ रुकती थी। इसके इन कमरों के अंदर इतना विशाल का ये हुआ है। बता दें कि 2014 से ही संभल में इतिहास खंगालने का सिलसिला जारी है। इसके बावजूद मुस्लिम बस्तियों में रहने वाले लोग हिंदुओं की धरोहरों को छिपाने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब उन्हें हिंदुओं के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों से कोई परेशानी नहीं है तो इनके संरक्षण के लिए देश के मुसलमान आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि वो बखूबी जानते हैं कि उनकी जड़ें हिंदुओं से ही जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों को संज्ञान में लाया गया कि मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी नाम से एक स्थान है 253/1 जहाँ पे पहले कभी बावड़ी थी, तो उसको जो है लोगों ने कब्जा करके मिट्टी पाँच करके उसका समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि तथ्य संज्ञान में आया तो वो गाना चिन्हित किया गया और उसी क्रम में जो है इसकी खुदाई की गई है तो नीचे जो है बावड़ी का स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इससे ये ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि लोगों ने इसको कब्जा करने का प्रयास किया और इसको जो है मिट्टी से दबा दिया और इसको अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। भारत की संस्कृति मिलजुल कर रहने की वकालत करती है। ऐसे में देश के मुसलमानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐतिहासिक संस्कृति को बरकरार रखें। इस मुहिम में आगे बढ़कर योगदान करें। इससे एकता और बढ़ेगी और भाईचारे में निखार भी आएगा, जिसके लिए हिंदुस्तान हमेशा से जाना जाता है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।